हम कहें आपकी भाजपा की सरकार आई, सपा ने तो अध्यक्ष नहीं बनने दिया, भाजपा ने तो आपको डायरेक्टर भी बनने से रोक दिया गया सर। राजनीति का इससे काफी बदल चुका है। स्वार्थ की राजनीति हो गई है। अपने जेब के लोगों का, दलाली बट्टे करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का समय अब आ गया। किसान परेशान अब और ज्यादा है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आ जाएगा तो पब्लिक के मुंह से सीधे ये निकलता है, अरे ये क्या कर पाएंगे, ये तो बड़ा सीधे आदमी है, ये तो किसी को फोन भी नहीं कर पाएंगे, ये किसी को फटकार भी नहीं पाएंगे। और वैसे ही तुरंत एक आदमी कुर्ता पजामा कोटी पहनकर आ जाए और गाली गलौज देने लगे, वो जे आया काम का आदमी। कब तक हम लोग भी ऐसे झेलेंगे ऐसे नेताओं? लगता है आपके हौसले को तोड़ दिया गया है। भाजपा में रहते हुए आपको वो जगह, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिला है। अब आप एक उम्मीद पर टिके हैं कि जनता कब बनाएगी तो मैं छाया देने का काम करूंगा। पहले ये टिकट तो दें, कुछ बने तभी तो जनता को छाया। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप दोस्तों देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत। स्टार शख्सियत में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे आप लोग जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो पर्दे के पीछे ही रहे। हम बात कर रहे हैं मिशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राकेश गंगवार, जो गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं। लोग इतना ही जानते हैं उनके बारे में रियाज जी, अगर बात की जाए कि वो एक मिशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। हाँ, गन्ना समिति के पूर्व, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही है जी। सबसे पहले तो राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में स्टार शख्सियत। तो जब परवेज भाई बात चली गई है तो आज हम अपने दर्शकों को राकेश जी का पूरा जीवन चक्र दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आपकी शिक्षा का रही, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ नौकरी की, या खाली स्कूल से ही आपकी यहाँ शुरुआत हुई, इन सारे सवालात आज हम राकेश जी से करने जा रहे हैं अपने पहले चरण में। इसको इंटरव्यू को दो उसमें हम करेंगे आज। पहले आपके बारे में, फिर कुछ थोड़े से अपने सवालात होंगे। तो राकेश जी, जैसा कि आपको तो सभी जानते हैं, आप इतने बड़े स्कूल के मालिक हैं और गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके जीवन के बारे में, थोड़ा सा जीवन पर प्रकाश डालें तो आप किस तरह से जीवन यापन हुआ और कहाँ के रहने वाले? जन्म स्थान से ही शुरुआत कर देते हैं राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक अवसर दिया जिससे जो है मैं अपने आप को सभी लोगों के सामने एक अपना परिचय दे सकूं, और जो लोग मुझसे अभी तक भली भांति परिचित नहीं है वो भी मेरे बारे में जान सकें। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने पूछा मेरा जो जन्म की बात जो है, मैं चूँकि आज के समय में नवाबगंज में मिशन पब्लिक स्कूल का संचालक हूँ। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त लगभग 1100 बच्चे मेरे स्कूल में अध्ययन करते हैं, और जो मुझे ज़्यादातर इसी उससे जानते हैं कि मैं नवाबगंज में मिशन पब्लिक स्कूल को चलाता हूं, लेकिन वास्तव में मेरा जो जन्म है वो बेहड़ी में हुआ है। बेहड़ी में एक गांव है पृथ्वीपुर गांव में, और ये लगभग उत्तराखंड बॉर्डर पे है। पृथ्वीपुर, हतमना, भंगा, भिलौर, नजरगंज और रेतवाड़े के पास में ये गांव पड़ता है। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, और मेरी पूर्व प्रारंभिक जो शिक्षा है वो भी बेहड़ी के अंदर पूरी हुई है। मैंने कक्षा 5 तक की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर बेहड़ी से प्राप्त की। 6 से 8वीं तक की शिक्षा मैंने लाला बलदेव प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर बेहड़ी से प्राप्त की। 9th और 10th मैंने एमजीएम इंटर कॉलेज बेहड़ी से किया, और 11th और 12th मैंने बरेली में मनोहर भूषण इंटर कॉलेज से किया। बीएससी मैंने बरेली कॉलेज से किया, और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बॉटनी में मैंने एसएम कॉलेज चंदोसी से किया। बात रही एजुकेशन की, लेकिन थोड़ा सा परवेज भाई ये भी जान लेना जरूरी है, आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा? परिवार के लोग सर्विस में थे, बिजनेसमैन थे, किसान थे? थोड़ा इस पर भी हम चाहते हैं आप थोड़ा सा बता दें, जानकारी दे दें। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे माता पिता, मेरा परिवार एक बेहड़ी में एक बड़ा परिवार रहा है। एक कंबाइंड फैमिली में हम लोग रहे हैं। पिताजी मेरे 5 भाई और 27 लोगों का एक परिवार हम लोगों का बेहड़ी के अंदर रहा है, पृथ्वीपुर गांव में। और उसी गांव में, उसी घर में, एक मकान में, एक घर में, जो एक ठीक ठाक एरिया में बना हुआ था, उसी में हम सब लोगों का एक चूल्हे पे खाना एक लंबे समय तक बनता रहा है।
और परिवार में मेरी पृष्ठभूमि केवल खेती की रही, किसानी रही। मेरे माता पिता ने जो है और मेरे चाचा और ताऊ सभी ने मिलकर, पूरे परिवार ने केवल खेती से ही अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम किया है। राकेश जी, पृथ्वीपुर का एक संपन्न किसान और मर्चेंट नेवी की जो है चमक दमक वाली जॉब छोड़कर नवाबगंज की धूल भरी गलियों में एक स्कूल खोलना, तो वही बात है मर्चेंट नेवी की आपने परवेज भाई, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। मर्चेंट नेवी में किस ढंग से आपने काम किया है, रहे हैं? प्रवीण भाई, शुरुआती दौर में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं भविष्य को तलाशने का प्रयास करते हैं पढ़ लिख कर, तो ये उसी दौरान की बात है कि पढ़ लिखने के बाद में मैंने पहले सिविल की तैयारी के लिए इलाहाबाद में गया था, और वहीं से जो है मेरी एक दिशा ऐसी मुड़ी कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना पड़ा, जहां मैंने 6-7-8 महीने की वहां जॉब की और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मेरा जो शौक है वो केवल टीचिंग में रहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। मैंने 11th पास किया, 12th पास किया, 11th वाले को पढ़ाना शुरू किया, बीएससी किया, 12th वाले को पढ़ाना शुरू किया, एमएससी किया तो बीएससी वालों को पढ़ाना शुरू किया। और इसी के तहत मैंने बेहड़ी में मिशन एकेडमी इंटर कॉलेज में भी 1 साल पढ़ाने का वहाँ काम किया है, और उसके बाद फिर 2004 में मैंने यहाँ स्कूल खोलने का काम किया। तो ये शुरुआती दौर की बात है, जब स्ट्रगल के दिन थे कि कहाँ पर क्या किया जाए, तब जाकर मैंने मर्चेंट नेवी में नौकरी कुछ समय की थी वहाँ। यहाँ पर आप स्कूल चला रहे हैं और राजनीतिक बात करें तो आप गन्ना समिति के डायरेक्टर भी रहे। क्या वही बात है परवेज कि डायरेक्टर से पहले भी आपके परिवार में कोई अन्य पदों पर, राजनीतिक बड़े पदों पर या छोटे पद पर, किसी पद पर रहे हैं? सवाल यही था परवेज भाई आपका। नहीं, मेरे घर में मेरे चाचा जो थे वो 2001 से लेकर 2006 तक नवाब बेहड़ी गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन रहे। गन्ना उत्पादक महाविद्यालय जो बेहड़ी में है उसके उपाध्यक्ष रहे वहाँ पर। और जब हम लोग वहाँ से बेहड़ी से 2006 में बरेली आकर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर भुता के वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे। बस इतना से मेरे परिवार में राजनीति का रहा। मेरी समझ से राजनीति का मतलब केवल पद वद से नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा से है। मैं आज स्कूल में बैठता हूँ तो भी जितना संभव मुझसे हो सकता है लोगों की मदद करता हूँ, और कभी भी राजनीति करेंगे तो इसी उद्देश्य से करेंगे कि हम एक छांव देने का काम करें। राकेश जी, राजनीति कहते हैं बहुत, आज के दौर में राजनीति करना गरीब आदमी का काम नहीं है। आपका ये खाली स्कूल है, यही बिल्डिंग है, यही संपत्ति है, या इसके अलावा भी और कुछ पारिवारिक संपत्ति है परवेज भाई? जो कि चूंकि आजकल लोग ऐसे लोगों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं राजनीति में। भाई, ये सवाल जो आप तरजीह पैसों की बात कर रहे हैं, मेरी समझ से पैसे और संपत्ति से व्यक्ति बड़ा नहीं है। मेरा मानना यह है कि पहले के जो लोग थे जिनके पास संपत्ति भी थी, उनका हृदय भी बड़ा था। आज के समय में लोगों के पास संपत्ति कम है, पैसा जैसे तैसे तमाम सोर्सेज से उनको आ गया है, लेकिन बड़े और छोटे का मैं अंतर एक एग्जाम्पल से आपको ऐसी दे दूंगा। जमशेदजी टाटा का नाम सभी ने सुना है, और अडानी और अंबानी का भी नाम सुना है सभी ने। जो अंतर जमशेदजी टाटा में और अडानी अंबानी में है, वही पुराने बड़े लोगों में और आज के नए बड़े लोगों में अंतर है। तो वही पुराने बड़े लोगों की तो हम पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं। आपका जैसे हमने सुन रखा है कि 100, 200, 400 बीघा जमीन, हम समझते हैं बस यही स्कूल एक संपत्ति है आपकी। थोड़ा सा बताना तो होगा। रियाज भाई, जब हमारी एक कंबाइंड फैमिली थी, हम किसान परिवार से हैं, और बेहड़ी में एक संपन्न किसान परिवार हमारा रहा। पिताजी वगैरह सब 5 भाई थे, और उन सभी की कंबाइंड फैमिली में हम लोगों के पास में लगभग वहाँ 900 बीघे के करीब जमीन थी। और 2006 में सभी ने अपना अलग अलग कर लिया और हम लोग यहाँ बेहड़ी आके शिफ्ट हो गए। तो वहाँ की जमीन हम लोगों ने बेची थी और बेहड़ी आके शिफ्ट हो गए, तो कहीं पर भी हमको जमीन नहीं मिल रही थी। तो जैसे तैसे भुता के पास में धरनी धरनगला एक गांव है, कोठा मक्खन से लगा हुआ, एक गौटिया थी जिसमें 20 ठाकुरों के परिवार वहाँ केवल लगभग रहा करते थे। तो उन लोगों से सभी से बात करके वहाँ पर लगभग 1200 बीघे के आसपास जमीन हम लोगों ने वहाँ खरीदने का काम किया। 1200 बीघा जी। जल्दीबाजी में चूंकि जमीन ऐसी खरीद गई कि उसमें कुछ खराब थी, कुछ अच्छी थी। फिर 4-5 सालों में टुकड़ों में उस जमीन को बेचने के बाद में सभी को जहां जहां जमीन मिली वहां वहां उन लोगों ने ले ली। जैसे मैंने यहाँ सरदार नगर में ले ली जमीन, मेरे भाई ने जोरा में ले ली, मेरे चाचा जो है उनकी सुना फैज नगर में जमीन है जी। तो इस तरह से अलग अलग जो है सब लोगों ने अपनी जमीन वहां कर ली। तो जो कुछ भी है हमारे घर में वो खेती और खेती से ही रहा है, और एक मेहनत से खेती को बढ़ाने का काम किया। राकेश जी, मेरा सवाल सन 90 से लेकर और सन 99 तक हम लोगों ने यहाँ सिथरा में जो है यहाँ जमीन खरीद कर यहाँ सिथरा में भी खेती करने का काम किया, हाफिजगंज के बराबर, हाफिजगंज के पास में।
तो मैं छोटा था, पढ़ता था, उस समय पर हम लोग यहाँ पर गेहूं की कटाई के समय हो या धान की गड़ाई के समय पर हम लोग यहाँ पर आया करते थे। तो तब से हमारे संबंध यहाँ पर लोगों से हैं। ये मिशन स्कूल की स्थापना, उसके बाद आप यहाँ आए, इसकी स्थापना आपने कैसे डाली, कैसे मन में आया, कौन से सन में इसकी स्थापना हुई, कैसे विचार आया स्कूल खोलने? रियाज भाई, मैंने आपको बताया कि हम मेरा लोग सवाल छीन लिया। यही मेरा सवाल था। मैंने आपको बताया ना, मेरा शौक जो था वो टीचिंग में था। मैं जब नवाबगंज में घुसा था तो कृष्णा इंटर कॉलेज में ऋषि सर हैं, ऋषि सर से मेरी बातचीत हुई थी और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना कृष्णा इंटर कॉलेज में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने का काम किया, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी विषय के, क्योंकि मुझे शौक था। तो उसी शौक की ये देन है कि चूंकि मेरा रिलेशन यहाँ सुंदरी गांव में सेठ बिशंबर दयाल जी, स्वर्गीय बिशंबर दयाल जी, उनके यहाँ पर मेरा रिलेशन है और मेरी बहन जो है उनके यहाँ पर है, मतलब बड़े उनके जो बेटे प्रेम सागर जी है उनके लिए मेरी बहन है। तो उनसे जब रिश्ता हम लोगों का यहाँ जुड़ा सन 2099 में, तो उनकी यहाँ जगह खाली पड़ी थी नवाबगंज में। उसमें पहले गन्ना सोसाइटी चलती थी, गन्ना सोसाइटी का नया भवन बन गया तो उनकी जगह खाली हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश तुम यहाँ पर स्कूल खोल लो। तो मैंने वहाँ पर स्कूल खोल के 2004 में मैंने वहाँ पर स्कूल की स्थापना वहाँ की थी और वहीं से जो है स्कूल को अपने प्रारंभ किया था। साकिब जी, जैसा कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज आपके रिश्तेदार हैं, तो क्या गंगवार सरनेम की वजह से आपकी राह आसान हो गई? नहीं, रिश्तेदार हैं काफ़ी, सभी लोगों के होते हैं, मेरे भी हैं। और रिश्तेदारी और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है रिश्तेदारी में कोई राजनीति ऐसी नहीं होती है। जैसा कि मेरे संज्ञान में वीरेंद्र गंगवार जी जो थे वो भी आपके रिलेशन में ही हैं। पितरी विधायक जी की बात शायद कर, स्वर्गीय वीरेंद्र विधायक जी की भतीजी मेरे चाचा के बेटे के लिए है, तो रिलेशन में तो मेरा रिलेशन है उनसे। और इस समय जो अपने बरेली के सांसद हैं सत्यपाल गंगवार जी, वो भी आपके रिलेशन में ही है, मेरे जैसा कि संज्ञान में। दुष्यंत भैया जो ब्लॉक प्रमुख हैं वहाँ मदमखोदा के, उनकी जो सबसे बड़ी बहन है रेखा भाभी, वो मेरे तहरे भाई के बेटे के लिए हैं, बड़े भाई के लिए हैं, वो मेरी भाभी हैं। इतना रिलेशन मेरा उनसे है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी तरह की चर्चा नहीं करते, जैसा कि लोग आज के दौर में तरह तरह की सेल्फियां लेते हैं? नहीं, सेल्फी ये हमारे व्यवहार में नहीं है कि हम कोई चीज़ अपनी शो ऑफ करें या दिखाएं। हमारा, हम जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, तो कोई दिखाने का हमारा कोई ऐसा विषय है नहीं। आप राजनीति में कब से आए? क्योंकि परिवार के लोग तो काफी नहीं, मेरा प्रयास रहा लगातार कि मैं चूंकि बिना पद के किसी तरह का आप अगर काम करना चाहें भी, लोगों की मदद भी करो। अब तो राजनीति का जो समय है वो इतना ज़्यादा बदल गया है कि चमत्कार को आदमी केवल नमस्कार करता है, और जो अच्छे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो घरों के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं, उनको लोग पूछने को तैयार नहीं है। तो मेरा भी ये विषय था कि अगर मैं नवाबगंज में घुसा, चूंकि मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे चाचा गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन रहे बेहड़ी के, तो मेरा भी एक मन था कि नवाबगंज में जब मैं आया तो यहाँ किसानों की स्थिति काफ़ी खराब थी, चीनी मिलों से भुगतान नहीं हुआ करते थे, गन्ना लोगों के पढ़ नहीं पाते थे, और ये एक बड़ा गंभीर विषय था। तो मेरा मन ये हुआ कि मैं उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ूँ। इसी के तहत मैं 2015 में गन्ने का चुनाव लड़ा था। डायरेक्टर रहे, अध्यक्ष के लिए पर्चा भी भरा। जी जी जी। लेकिन थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, अध्यक्ष का पर्चा भरने के बाद वो कैसे, वो समय था अध्यक्ष ही नहीं लड़ पाया? नहीं, मैं चूंकि ये तो कई बार इंटरव्यू हुआ इस टाइप का, मैंने पूछा भी, मैंने जवाब भी इस बात का दिया कि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो मैं डायरेक्टर तो बन गया, लेकिन मैं चेयरमैन नहीं बन पाया क्योंकि सरकार हम लोगों की नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब राकेश जी की सरकार आई, हम कहें आपकी भाजपा की सरकार आई, सपा ने तो अध्यक्ष नहीं बनने दिया, भाजपा ने तो आपको डायरेक्टर भी बनने से रोक दिया गया। सर, आपकी सीट को ही गड़बड़ करा दिया। मैं पिछले ही जाऊंगा, जब आप समाजवादी की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप लड़े थे, एक सत्ता पक्ष को टक्कर देना। नहीं, उस समय बहुत बड़े हृदय के नेता यहाँ पर राजनीति करते थे, मंत्री के करीबी रहे माननीय भगवत शरण गंगवार जी, वो एक बड़े हृदय के नेता हैं और उनको मालूम है कि ये मेरे बीच का है, और उन्होंने कई बार कहा भी था कि अभी तुम चुनाव मत लड़ो, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कदम आगे बढ़ा दिया, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और मैं फिर चुनाव लड़ा और उन्होंने मुझे रोकने का कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि ये मैं उन्हीं के बीच का हूँ। बस आधा मिनट में, बहुत कम समय में फिर वही सवाल,
उन्होंने लड़ने दिया, और जिस भाजपा में आपने पूरा जीवन काट दिया या अब भाजपा में हैं, उन्होंने तो आपकी सीट ही बदल दी, आपको डायरेक्टर ही नहीं बनने दिया, तमाम तरह के रोड़े अटका दिए गए। रियाज भाई, इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में ही मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अब जो है ऐसे लोग राजनीति में नहीं हैं जो सभी लोगों को छांव देने का काम करें। राजनीति का इससे काफी बदल चुका है, स्वार्थ की राजनीति हो गई है, अपने जेब के लोगों का, दलाली बट्टे करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का समय अब आ गया है। तभी मैंने आपको पहले भी कहा कि अच्छे लोग जो है घर के अंदर बने हुए हैं, वो अपना सम्मान बचाए हुए हैं घर के अंदर बैठकर, और उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो उस समय के दौर में आज के दौर में अंतर है। पहले जो है बड़े हृदय के लोग दूसरों को छांव देने का काम करते थे, अब जो है ऐसा है नहीं। इन्हीं सब की तरह की घटनाएं हैं ये कि मेरी सीट को ऐसी करना ताकि मैं चुनाव ना लड़ सकूं और अपनी मर्जी के किसी भी आदमी को बना लेना, ये सब उसी के तहत हुआ है। आप गन्ना समिति के डायरेक्टर रहे, क्योंकि किसान आज भी परेशान है जी। किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, किसान परेशान अब और ज्यादा है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मेरे माता पिता हों या मुझे सुनने वाले लोगों की पीढ़ियां हों पहले की, उन सभी लोगों ने केवल और केवल खेती से ही अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सभी की शादियां कर दी, सारी रिश्तेदारी निभा ली, सारे सामाजिक काम भी उन लोगों ने निभा लिए। लेकिन आज के समय में खेती से कोई आदमी इस काम को नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे किसानों की स्थिति ज्यादा खराब हुई है, तभी वो नहीं कर पा रहा है। राकेश जी कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के आगे ज्यादा रोड़े बिछा दिए जाते हैं, क्या वजह है? नहीं, जनता पब्लिक जो है ना, जो इन पब्लिक को, जनता को जो है अपना कहीं ना कहीं व्यू बदलना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आ जाएगा तो पब्लिक के मुंह से सीधे ये निकलता है, अरे ये क्या कर पाएंगे, ये तो बड़ा सीधे आदमी है, ये तो किसी को फोन भी नहीं कर पाएंगे, ये किसी को फटकार भी नहीं पाएंगे। और वैसे ही तुरंत एक आदमी कुर्ता पजामा कोटी पहनकर आ जाए और गाली गलौज देने लगे, वो जे आया काम का आदमी, बोले ये जो है मतलब हमको करेगा आदमी। तो जब तक पब्लिक का व्यू नहीं बदलेगा तब तक जो है राजनीति नहीं बदल सकती। नेता की बस की बात नहीं है, पब्लिक के बस की बात है कि वो जिस तरह से राजनीति चलाना चाहते हैं, जिस तरह के लोगों को सामने लेकर जाना चाहते हैं, वैसे ही अपने मत का प्रयोग करेंगे, तब वैसा ही आदमी आएगा। और अब तो प्रचलन ऐसा हो गया है कि लोग पब्लिक जो है व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे रही है, पब्लिक जो है सीधे की सीधे पार्टी को वोट दे रही है। वो दूर तक का देख रही है, वो पास का नहीं देख रही है कि कल को अगर इनको मैंने बना दिया और मैं अगर इनके पास में जाऊंगा तो ये मुझे छांव देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये समय बदल गया है काफी। ये नेताओं का बस का नहीं है, ये पब्लिक के बस का है केवल। राकेश जी बड़ी अच्छी छवि है, कहीं आज तक दाग नहीं आया आपके दामन पे। हमने जब तक, हम भी पत्रकारिता काफी लंबे समय परवेज भाई देख रहे हैं, परिशालीनता जो आता है, आदमी शालीनता से बात करते हैं, सम्मान देते हैं। तो क्या हम देखते रहेंगे राजनीति में कि ऐसे लोगों को राजनीति से साइड कर दिया जाएगा? जो आपने कहा, जो बंडी पहन के आएंगे, जो गुंडे टाइप के लोग होंगे, उन्हीं को फ्रंट पर लाया जाएगा राजनीति में। कब तक हम लोग भी ऐसे झेलेंगे ऐसे नेताओं को? समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ मैं तो ये कहता हूं और कहूंगा भी कि हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, हर व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं तो कम से कम अपने मत का प्रयोग तो करते ही हैं। यदि वो राजनीति में रुचि नहीं लेते होते तो मत का प्रयोग क्यों करते होते? आज के समय में कौन सी ऐसी चीज है जो राजनीति से तय नहीं हो रही है? हर चीज राजनीति से तय हो रही है। किसान के खाद का कट्टा कितने किलो का होगा और कितने का बिकेगा, ये राजनीति ने तय किया है। स्कूल कौन सा बनेगा, कौन सा बंद होगा, ये राजनीति तय कर रही है। जी। बच्चों की फीसें कितनी होंगी, कितनी नहीं होगी, ये राजनीति तय कर रही है। हर चीज के मूल और दाम कितने होंगे, ये राजनीति तय कर रही है। तो आज के समय में ऐसा कौन सी चीज है जो राजनीति तय नहीं कर रही है? और हम इसको बेकार का क्यों समझें? हम तो इसको अच्छा समझेंगे, क्योंकि इस तय होने वाला मामला है। ये हर चीज तय होने वाली मामला है जो कि राजनीति से तय होता है। सभी लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं भी इसी वजह से जो है अपने प्रयास में हूँ कि कहीं मुझे अगर किसी तरह का कोई मौका इस पब्लिक के आशीर्वाद से मुझे मिल जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं पे सभी लोगों को छांव देने का काम करूंगा, जो मेरे स्तर से होगा अधिक से। राकेश जी, जब आप नवाबगंज की जनता के बीच जाते हैं तो सबसे बड़ी कमी आपको क्या?
पब्लिक बहुत अच्छी है, बहुत व्यवहार कुशल है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो पब्लिक के दिमाग को जो है घुमाने का काम केवल किया जाता है और पब्लिक गुमराह हो जाती है और उन लोगों के अपने मकसद पूरे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी काम है मेरा। तो मैं सम्मानित नेताओं के बारे में तो कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं पब्लिक के बारे में जरूर कहूंगा कि 5 साल में एक बार आपको मत डालने का, अपने वोट प्रयोग करने का अवसर मिलता है। तो कम से कम जो है मत डालते वक्त, अपना वोट का इस्तेमाल करते वक्त कम से कम आप अगले 5 साल के भविष्य के बारे में सोच के मतदान करें। ये मैं पब्लिक से केवल कहना चाहता हूँ। राकेश जी, एक बात कही कि मैं जनता को, अगर कुछ होता है, कुछ इस लायक बनता हूँ, जनता को छाया देने का काम करूंगा। लगता है आपके हौसले को तोड़ दिया गया है। भाजपा में रहते हुए आपको वो जगह, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिला है। अब आप एक उम्मीद पर टिके हैं कि जनता कब बनाएगी तो मैं छाया देने का काम करूंगा। पहले ये टिकट तो दें, कुछ बने तभी तो जनता को छाया देंगे। टिकट तो हर नेता करता है। नहीं, आपका रोड मैप क्या होगा जी? पूर्व में मैंने कई बार ये कहा है कि मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है और मैं किसी से टिकट मांगने जा ही नहीं रहा हूं और मुझे टिकट मांगना ही नहीं है किसी से भी। मुझे बस अपना काम करना है, लोगों के बीच में जाना है। छाया कैसे दे देंगे बिना राजनीति के, जब टिकट नहीं लेंगे? अपने आप मिल जाएगा, जब मिलना होगा मिल जाएगा ना, आस में है। मैंने, मेरा सवाल जब भी मिलना होगा अपने आप मिलने जाएगा। किसी के आगे जाएंगे ही नहीं हम। उनको लगेगा इनको देना चाहिए तो दे, ना देना हो तो मत दें। अगर भाजपा वाले नहीं देते, दूसरी पार्टी वाले आ जाते हैं कि आप अच्छे हैं, आपकी छवि को देख। बात ही नहीं करी। नहीं, आप दूसरी छवि, जैसे आपकी छवि बड़ी अच्छी छवि है नवाबगंज में, तो समाज के अंदर एक अच्छी छवि के रूप में आपको जाना जाता है, नेता के रूप में जाना जाता है। तो अगर दूसरी पार्टी की तरफ से ऑफर आ जाता है, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, नहीं, आइए आप राकेश भाई, हम आपके साथ हैं। हमारा विषय किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हमारा विषय सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी खराब है हम उसको खराब कहेंगे और जो कुछ भी सही है उसको हम सही कहेंगे। यही बात हम लोगों के बीच में करते हैं। राकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर कोई विपक्ष, दूसरी पार्टी का, सपा, कांग्रेस से निमंत्रण मिलता है तो क्या उस निमंत्रण को कबूल करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मैंने पहले आपसे कहा, कोई चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, टिकट किसी से मांगने जाओ, तो यहाँ तक कि मैं अभी सोच नहीं, कोई देने के लिए आ जाए। मैं अभी नहीं सोच रहा इस बारे में। इस बारे में मेरा कोई ऐसा विचार नहीं। बड़ी चर्चाएं हैं अंदर खाने। एक बार भगवत जी पता के नहीं, साथ आपकी वीडियो चली थी, नहीं, फोटो आए थे, कुछ फोटो ग्रुप में आए आए थे, वायरल हुए थे। ये तो सवाल अब आप पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी बहुत देर पहले आपसे कह दिया वो बड़े हृदय के नेता थे। हाँ, बस बड़े हृदय के नेताओं में ही तो बड़ा है, नेता हैं बड़े हृदय के। तो बड़ा ख्वाब आपने, लग रहा है वहां बड़े हृदय में देख रखा है कहीं। नहीं, मैंने कहा ना, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। मेरे संबंध तो सबके अच्छे हैं। सामाजिक तौर पे अच्छे संबंध हैं उनसे। राकेश जी, देखिए, खुल के तो आना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। तो खुल के आ जाएंगे जी, देखिए, जनता खुल के चाहती आ है कि जाएंगे, खुल के आए। खुल के आने का मतलब केवल चुनाव लड़ना ही थोड़ी ना है, जी। समय पे तय करना भी है। हम कम से कम बीजेपी में होने के बाद आप काफी एक्टिव रहे, काफी मेहनत की, कार्यक्रम में तो जो होना चाहिए आपके साथ, मुझे लगता है न्याय नहीं हुआ। परवेज भाई, हम देखते थे, जो स्वर्गवासी केशव सिंह गंगवार के विधायक थे, जो भी कार्यक्रम होता था, हम पर जब निमंत्रण पहुंचता था या फोन कि कार्यक्रम है भाजपा का, कहाँ है, मिशन में आ जाइए, कहाँ है। हर कार्यक्रम मिशन में आयोजन होते थे, लेकिन आज बिल्कुल गायब कर दिया गया है राकेश जी को। नहीं, स्वर्गीय केशव सिंह जी की अपनी कार्यशैली अपनी अलग थी। आज के समय जो है उनकी कार्यशैली अपनी अलग है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग विषय होता है। माननीय भगवत शरण जी की कार्यशैली अपनी अलग थी। माननीय संतोष गंगवार जी की कार्यशैली अपनी अलग है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कार्यशैली है। मेरी भी अपनी अलग कार्यशैली है। राकेश जी, जैसे कि अभी चल रहा है नवाबगंज ब्लॉक प्रमुखी का, जी, भाजपा की तरफ से डॉक्टर ए.के. गंगवार साहब, उन्हीं को कहेंगे, ब्लॉक प्रमुख कोई हो, संभालते तो सब कुछ वही हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके भाई की पत्नी ब्लॉक प्रमुख है यहाँ। अभी बीच में एक और नाम बड़ा तेजी से उभरा, पिंटू गंगवार, जो उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, उनके मुकाबले चुनाव लड़े थे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं लखनऊ में जाके। इधर एक और हमारे विधायक जी के बड़े करीबी किंग देख साहब ने भी घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है, डंडा ठोक दिया है कि हम भी ब्लॉक प्रमुखों के लिए मैदान में आ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनने जा रही है। मेरा कोई वास्ता नहीं है इन बातों से। भाई, सबको मांगने का अधिकार है, सब मांग रहे हैं। ये पार्टी का विषय है कि किसको देती है, किसको नहीं देती है। समाजवादी पार्टी किसको देगी, भाजपा किसको देगी, ये उनका विषय है। सब लोग मांगने का अधिकार रखते हैं, सबने मांगा है। लेकिन पूछा आपसे इसलिए, आप भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। नहीं, मैं तो मांग नहीं रहा हूँ। मैं तो कहा, पहले भी कहा, मैं कोई टिकट मांगूंगा ही नहीं, ना मैं मांग रहा हूँ किसी से। राकेश जी, एक चीज
जरूर है। जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, अंदर खाने उनकी प्लानिंग बड़ी तेज चलती है। हमने जो अब तक महसूस किया पत्रकारिता में, एक आने वाला एक प्रोग्राम भी है, मिशन में रखा गया है अगली कुछ तारीख में। मैंने उसका एक इश्तहार पढ़ा था, मेरे हाथ में वो पंपलेट आया था, मैंने देखा था। जो कार्यक्रम है यहाँ पर, यज्ञ है, महायज्ञ है, इस तरह का धार्मिक एक हिंदू कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक ऐसी टीम नजर आ रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित टीम है। पूरे महीने में नामों पर देखा, बड़े चर्चित चेहरे हैं उसमें, लेकिन ऊपर के लोग ऐसे गायब कर दिए जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के ऊपर के सारे नेता खत्म कर दिए पहली बार में। आपने उस पंपलेट में सारे नेता गायब कर दिए हैं। नहीं, चूंकि नेताओं का विषय नहीं है, नेताओं का कार्यक्रम नहीं है, और जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं वो एक समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। हम सभी लोग जो है 1 जनवरी को 31 दिसंबर की नाइट को नववर्ष सेलिब्रेट करने का काम करते हैं, जो कि अंग्रेजी नववर्ष है। तरह तरह से करते हैं, लोग क्लबों में जाते हैं, लोग घरों में पूड़ियां मनाने का काम करते हैं उस दिन, कोई नैनीताल घूमने चला जाता है, कोई कहीं करके मनाते हैं। लेकिन हिंदू नववर्ष को कोई मनाता नहीं है। तो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ही, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही वो कार्यक्रम रखा गया है। और ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि जिन क्रीम का नाम आप ले रहे हैं, उनके सौजन्य से ही वो कार्यक्रम सफल होगा, उनकी मेहनत से, उनकी दूरदर्शिता से, उनके बनना। मेरा तो प्रांगण है, केवल मैं अपने प्रांगण को देने का काम कर रहा हूं, लेकिन दिशा निर्देशन उनका, उनकी मेहनत और उनका जो प्लान है अपना, एक इवेंट मैनेजमेंट जिस तरह का है, उन सभी लोगों के उससे जो कार्यक्रम सफल होगा। और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग मुझे उम्मीद है कि 1200-1500 लोग उसमें शिरकत करेंगे। वहां पर एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक महायज्ञ का आयोजन है उसमें, और उस महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए राजस्थान से स्वामी सच्चिदानंद शास्त्री जी आ रहे हैं। उनका समय हम पिछले 1 महीने से मांग रहे हैं, लेकिन उनका समय चूंकि हमको 1 महीने से नहीं मिल पा रहा है, और अचानक उनका समय हम लोगों को 10 तारीख का तय हो गया, तो 10 तारीख को ये कार्यक्रम हो गया। तो उस महायज्ञ में जितने भी लोग, सम्मानित लोग उसमें, धार्मिक लोग, प्रवृत्ति के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, उन सभी के द्वारा उस यज्ञ के अंदर आहुति दी जानी है। इस तरह से हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद उनका प्रवचन है 2-3 घंटे का लगभग, वो प्रवचन अपना देंगे धर्म के ऊपर, और उसके बाद में प्रसाद का वितरण है, और नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी को प्रतीक चिन्ह के रूप में एक वितरित करने का काम भी किया जाएगा। तो एक नया पैटर्न हम लोगों ने हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए उद्देश्य से इस बार समाज को जागृत करने का मैटर है, इसमें कहीं राजनीति है नहीं। परवेश भाई देखिए कितना बढ़िया अंदाज में, पढ़े लिखे अंदाज में हमारे सवाल का जवाब दे दिया। हम जो सवाल करना चाहते थे, आपने अपने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता दी राकेश जी ने, लेकिन हमारे सवाल का जवाब वही रहा। अभी जो असली जवाब है, ऊपर के नेता, एक तो या तो ये मान लें कि जिन नेताओं ने आप लोगों के साथ, आपने कहा हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी उन्हें फिक्र नहीं है, तो इस सब के चलते ही वो पंपलेट में वो बड़े ऊपर के नेता काफी होते हैं इसमें, सब जानते हैं, दर्शक अगर जो देख रहे हैं वो भी सुनते होंगे, सारे नदारत हैं। अब अगर मैं नाम ले दूं, मैं तो बड़ा बेबाक बोलता हूं, जो राजनीति में थोड़ी चिंतन रखते हैं, जो गौर करते हैं। मैंने जो पहले दिन वो मेरा पंपलेट हाथ में आया था परवेश भाई, तो मैंने उस पर ध्यान दिया था राकेश जी, कि माननीय विधायक जी नहीं, बिलाक प्रमुख जी नहीं, यहाँ के और भी बड़े नेता उसमें हैं जिनके नाम हो सकते थे, सब एकदम नदारत। गन्ना समिति के चेयरमैन नहीं, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, उपसभा, कोई भी नहीं है, सब में सब। मैंने नई टीम है, टीम जो हमने देखी, ये तारीफ करनी होगी, तारीफ योग टीम है वो हमने पढ़ी है आपके। सब करीम लोग हैं, बड़े छट्टे के लोग हैं, लेकिन उनसे भी छट्टे के एक इलाज जो आज की राजनीति में वो गायब है। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं वो पदिष्ठ लोग हैं, उनको बनाने का काम उसी टीम ने किया है जो उसमें है। तो फिर तो ऐसे ही लोगों ने काम किया है। तो ये जवाब हो गया, तैयारी शुरू होगी। नहीं, तैयारी शुरू भाई, वो राजनीतिक रुक चुका है। नहीं रियाज भाई, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जितनी बातें आपने कही उतनी बातें मैंने इंटरव्यू में नहीं कही है जी। कोई मुख्य अतिथि वाला कार्यक्रम नहीं है, कोई विशिष्ट अतिथि वाला कार्यक्रम नहीं है। दूसरी बात, शास्त्री जी का कार्यक्रम है, यज्ञ का कार्यक्रम है, प्रवचन का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में वो कार्यक्रम अनुशासन के साथ में हो जाए, इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। हम जब भी किसी सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बुलाते हैं तो हमें एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है।
तो उसके तहत कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। यज्ञ का कार्यक्रम है, सबकी आहुति दी जानी है, प्रवचन सुनना है और कार्यक्रम का समापन है। लेकिन हमने राजनीति की जो बात की थी उसमें राकेश जी ने एक सस्पेंस रखा। उन्होंने कहा कि मुझे किसी को टिकट नहीं चाहिए हाँ और आगे खुल के भी रहूंगा, समय पर खुल के भी आऊंगा। भाई, खुल के हम कहीं भी जा सकते हैं, खुल के हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैंने जब यहाँ तक की बात आपसे कह दी कि 5 साल के बाद मत देने का अवसर आता है तो सोच समझ के मत दें, तो ये भी खुल के कहना हुआ और खुल के जो लोगों के बीच में जाना हुआ। मैं किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने मांगना कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमने मांगा वो हमारी एससी कर दी, तो हमने मांगना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं, है। नाराजगी क्यों नहीं होगी भैया? आप मुझे बताइए, पार्टी का मैंने काम किया, पार्टी से मैंने मांगा, पार्टी ने भी सीट को एससी कराने में यहाँ के जो पार्टी चलाने वाले हैं हमारे सम्मानित लोग, उन्होंने भी जो एससी कराने में सहयोग किया। जिनको हमने चुनाव लड़ाया उनने भी जो एससी होते हुए देखते रहे अपने आप ही। और जिसको भी बनाया है वो व्यक्ति है तो उन्हीं के, कहाँ पार्टी के। लेकिन बड़े पद पर जो नेता बैठे कहीं ना कहीं उन्होंने भी राकेश जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने राकेश जी होने के बावजूद मनाने का काम नहीं किया। आपने एक सवाल अभी आपका जवाब नहीं पकड़ा कि वो हैं तो उन्हीं के ही, पार्टी के कहाँ हैं? रियाज भाई, तो पार्टी के लोगों की उपेक्षा। नहीं, इस बात को खत्म करो, आप आगे बढ़िए। नाराजगी जो है वो कोई नाराजगी का विषय नहीं है। राजनीतिक किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हम राजनीतिक उसके साथ कुछ करेंगे, बस खत्म बात। कोई नाराजगी का नहीं, विषय हमारे सारा लोगों के सामने ये जवाब आपका आ गया, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन तो चलिए आप साफ जवाब है, कोई पीछे से जवाब। मैंने कहा ना, मैं जो अंदर से हूँ वो बाहर से हूँ। थोड़ा सा एक सरकार का एक जो अभी चल रहा है, पंचायत चुनाव यहाँ पर हो जाने चाहिए थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत प्रधानी, क्षेत्र पंचायत चुनाव, लेकिन सरकार बार बार इन चुनाव को टाल रही है। क्या नजरिया आपका? क्या हाँ, किस नजरिए से देख रहे हैं, ये किस तरह का कदम लगता नहीं, मुझे लगता है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। हो सकता है, जैसा मैं सुन रहा हूँ, विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में, उसके बाद वो सोचा जाएगा। सरकार का विषय मेरा कोई विषय नहीं है। नहीं, सरकार का विषय आपका भी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सामने लोग मेरा- दर्शक तभी तो देखेंगे आपकी बात में जो निकल के आएगा सामने हाँ, कि हाँ, राकेश जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, जैसे पिछले 3 महीने से लोग परेशान हो गए हैं उन्हें सुनते सुनते, हमारे मंत्री जी को, के पंचायत राज मंत्री जो हैं उप राजभर साहब को, कि समय पे चुनाव होंगे, बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं, परेशान हो गए लोग। तो कम से कम एक सटीक स्टेटमेंट आना चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसे स्टेटमेंट लोगों को मेरी पहुंच नहीं है ना सरकार तक सटीक स्टेटमेंट देने की। भाई, पंचायत चुनाव जब आएंगे तब जो लोग लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे, अभी आएंगे तो अभी लड़ेंगे, बाद में आएंगे तो बाद में लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव सामने है अब। जी जी, आपने भी जैसे इशारा किया है कि विधानसभा चुनाव, हाँ, मतलब ऐसा सुना जाता है। और ये भी एक चर्चा है कि समय से पूर्व हो जाएंगे। हम इसको अभी बहुत जी, अपने जिम्मेदारी के साथ नहीं कहते, एक चर्चा है, हवा में चर्चाएं तैरती है, पहले हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। हाँ, उम्मीद ऐसी है। लगता है विधानसभा से पहले कुछ राजनीति में बड़ा हो जाएगा नवाब। क्या उम्मीद करें? हो सकता है बड़ा, तो जब चुनाव आते हैं तो लोग एक्टिव हो ही जाते हैं, जिनको लड़ना होता है चुनाव, सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, चुनाव की भूमिका बन जाती है, तो स्वाभाविक बात है ये सब होना। इतना राजी, इतना मौसम खराब है और इतना लंबा इंटरव्यू काफी समय राकेश जी का लिया। ऐसा है, पढ़े लिखे इंसान के साथ जब इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं ना, वो लहजा होता है, वो पढ़ाई का झलकता है बातचीत में कि आप पढ़े लिखे हैं। जवाब हमारे, हम चाहे कितने कलबे, आप देखिए कहीं नाराजगी बहुत ही के भाव नहीं शालीनता से जो है जवाब। शालीनता से एक जवाब हमें मिला, अच्छा इंटरव्यू था। बस लास्ट में एक सवाल मेरा और है आपको, जैसा कि कुछ लोगों को एक क्षेत्र की जनता देखती है, लेकिन आपको बहेड़ी और नवाबगंज दोनों क्षेत्र की जनता देख रही है, तो उनके लिए क्या आपका थोड़ा संदेश? बहेड़ी में मेरा जन्म हुआ है और स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जन्म होता है, उस स्थान से कम विशेष लगाव होता है। लेकिन मैं 2004 में नवाबगंज आ गया था। 2004 में मैंने स्कूल की स्थापना की थी और यहाँ से मैं लोगों से जुड़ा, लोग मुझसे जुड़े, मैंने अपने स्कूल की स्थापना की और मुझे बच्चों को पढ़ाने में, ना पढ़ने वाले बच्चे को भी पढ़ाते हुए अच्छा लगता है, बशर्ते उसकी रुचि पढ़ने में हो और उसके पेरेंट्स को पढ़ाने में हो। अगर ये रुचि किसी में नहीं होती तो मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नवाबगंज के, बहुत सहयोग मिलता है और बहुत सहयोग मुझे इस तरह से मिला कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में डायरेक्टर बन पाया। 31 डेलीगेट में से 29 डेलीगेट मुझे मिले, तो ये एक प्रेम है।
और जिस कार्यक्रम को मैं करा रहा हूँ मेरे साथ में टीम आपने बड़ी अच्छी तरीके से देख ली मैंने, वो अपील किया। देखी है और बताई भी है अभी आपने। तो ये सब प्रेम आपस में एक दूसरे के लिए है और निश्चित तौर पर हम लोग जो है कभी भी अगर मौका लगेगा तो अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप स्टार न्यूज़ भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। और ये इंटरव्यू आपका इसके साथ ही रियाज न्यूज नेटवर्क पे भी मिलेगा, जो कि पहला ये इंटरव्यू ऐसा होगा। स्टार शख्सियत वैसे तो हम स्टार न्यूज भारत पे ही दिखाते हैं, लेकिन ये जो राकेश जी का इंटरव्यू है दर्शक हमारे रियाज न्यूज नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो स्टार शख्सियत में आज हमारे साथ राकेश गंगवार थे, जो गन्ना समिति के पूर्व डायरेक्टर और मिशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन थे। इनसे हमने जो है इनको जीवन परिचय को लेकर काफ़ी लंबी वार्ता की और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बात की। अगली शख्सियत आपको फिर जल्द मिलवाते हैं। देखते रहिए स्टार न्यूज भारत। परफेक्ट फिटिंग वाला कोट पैंट चाहिए तो आइए नवाबगंज के मशहूर वेस्टर्न टेलर्स पर, जहां कोट पैंट सिलाई में मिलती है बेहतरीन फिटिंग और शानदार फिनिशिंग। और साथ ही वेस्टर्न टेलर्स ने शुरू की है अपनी नई दुकान जोहान रेडीमेड, जहां मिलती है हर तरह की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और लोअर। चाहे स्टाइलिश लुक चाहिए या डेली वेयर के ट्रेंडिंग कपड़े, हर उम्र और स्टाइल के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन। आज ही संपर्क करें 9917638038।